हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना पर आधारित प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए थे। इसके बाद हम विज्ञान के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम भारत के जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं और किस राज्य में स्थित हैं उसको भी देखने वाले हैं। तो वीडियो 25 से 30 मिनट की होने वाली है। इसके अंतर्गत आप सभी को 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल ही जाएगा। तो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1 है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा दिबांग घाटी। और यह किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक जिले किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत की साक्षरता दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.0% है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। भारत की साक्षरता कितनी है? 74। इसमें अगर देखें कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है तो 82.14% है, जबकि महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरल में 93.9% है, जबकि मिजोरम जो है दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर साक्षरता दर है 91.6%। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है केरल में 96% है, जबकि मिजोरम दूसरे नंबर पर है, यहाँ पे 93.7% है। नेक्स्ट आपका, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल और मिजोरम। पुरुषों में भी केरल और मिजोरम है और महिलाओं में भी केरल और मिजोरम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। इन 3 राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट आपका, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, बिहार, झारखंड। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरचिप, और यह किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। नेक्स्ट आपका, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका, भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है बिहार में, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो न्यूनतम घनत्व वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ पे है? सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर पूर्व दिल्ली का है। उत्तर पूर्व दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दिबांग घाटी है, और यह कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आप याद रखें, ये भी पूछ सकता है कि दिबांग घाटी किस प्रदेश में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत में लिंगानुपात कितना है? यानी कि लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पे भारत में अभी फिलहाल 943 महिलाएं हैं। तो भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल है। केरल में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो 1084 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, यहाँ पे लिंगानुपात है 996, जबकि तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे 993 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। यहाँ पर 1000 पुरुषों में कितनी महिलाओं की संख्या है? 879 है। ठीक है, 879 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह माहे का जिला है, जो कि पुदुचेरी के अंतर्गत आता है। इसमें जो है लिंगानुपात कितना है? तो 1176 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। नेक्स्ट आपका, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात है दमन में। कितना है? 533 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुदुचेरी का।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ये तो आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपका लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह भी दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान है, जो कि 46 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह भी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है, जबकि सबसे न्यूनतम बात करें कहाँ पर, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली में। अब हम जनसंख्या से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देखेंगे बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं जिसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसे एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वनों और वृक्षों का संवर्धन यानी जंगल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कौकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है आपका पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका इक्यथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखने कुछ महत्वपूर्ण आप सभी को याद रखना है, क्योंकि जिसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है ये क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ओफियोलॉजी में सर्पों यानी स्नैक्स का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और उनके प्रयोग किस क्षेत्र में किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो एक्सेलरोमीटर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सेलरोमीटर से किसका माप किया जाता है? तो वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए एक्सेलरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र एक्यूमुलेटर कहलाता है। एक्टिनोमीटर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्टिनोमीटर में सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यह यंत्र है। एरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर में क्या मापा जाता है? तो विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अमीटर में क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। नेक्स्ट है आपका एनीमोमीटर में क्या मापा जाता है? तो वायु की शक्ति और गति मापने का यह यंत्र है। एपिकायस्कोप में क्या मापा जाता है? तो अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अब एपिकायस्कोप कहते हैं। ऑडियोमीटर में क्या मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ऑडियोमीटर में मापी जाती है। ऑडियोफोन में क्या मापा जाता है? तो सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है। तो ऑडियोफोन में क्या प्रयोग होता है? सुनने में सहायता के लिए जो कान में यंत्र लगाए जाते हैं उसे ऑडियोफोन कहते हैं। ऑरिस्कोप में क्या होता है? तो कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो कान के जो आंतरिक भाग है उसका निरीक्षण करने के लिए ऑरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एवोमीटर क्या है? तो रेडियो में उपयुक्त दोष का पता लगाने का यंत्र है। तो रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एवोमीटर का। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र होता है। आप देखते हो तो होंगे जो बैरोमीटर होता है जो इस तरह से कुछ ऐसे लकीर उस पर ऐसे करती है, इस प्रकार से जो ऊपर नीचे करती है उसी को बैरोमीटर पे दर्शाया जाता है। बैरोमीटर से क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। ठीक है। बोनोमीटर में क्या होता है? तो वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र है। वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र कौन सा है? बोनोमीटर है। बोलोमीटर में किसका मापन किया जाता है? तो उसमें विकिरण मापने का यंत्र है। कैलिपर्स में क्या होता है? तो बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है। तो कैलिपर्स में किसका मापन किया जाता है? तो बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है।
कैलोरीमीटर में किसकी माप की जाती है? तो ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। तो ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा है? कैलोरीमीटर है, ठीक है। इसके बाद है आपका कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है। तो अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त किया जाता है कार्बोरेटर। नेक्स्ट है आपका कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से मनुष्य की हृदय की गति को मापने का यंत्र है। तो कार्डियोग्राम से क्या मापा जाता है? तो मनुष्य की हृदय की गति को मापा जाता है। और कार्डियोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो हृदय की गति को अभिलिखित करने का उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर से क्या प्रयोग किया जाता है? तो वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई, स्तर आदि मापने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर में पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है? तो क्रोनोमीटर है। कम्यूटेटर का क्या प्रयोग है? तो कम्यूटेटर से जो है विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण है, यानी कि एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? कम्यूटेटर कहलाता है। तो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं भारत के पर्वत पहाड़ियाँ वह किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पहाड़ियों से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो देख लेते हैं कौन सा पर्वत या कौन सी श्रेणी किस राज्य में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन है, काराकोरम और कैलाश श्रेणी ये दोनों श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो भारत और चीन के बीच काराकोरम और कैलाश श्रेणियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी स्पेशली यह जम्मू कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी। नेक्स्ट है आपका जास्कर श्रेणी, यह भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और पीर पंजाल श्रेणी यह भी जम्मू कश्मीर में। तो लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी ये तीनों श्रेणियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। और एक नंगा पर्वत ये कहाँ पाया जाता है? ये भी जम्मू कश्मीर में। कामेत पर्वत कहाँ पाया जाता है? और इसकी ऊंचाई के बारे में भी बताया गया है। तो कामेत पर्वत की ऊंचाई है 7,756 मीटर और ये किस राज्य में है? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है 7,817 मीटर है, यह भी उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में है। धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,172 है और यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं गुरु शिखर, यह राजस्थान में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। गुरु शिखर यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह कहाँ पे है? नेपाल में है। नेक्स्ट देख लेते हैं खासी जयंतिया गारो पहाड़ियाँ, यानी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम मेघालय की सीमा पर हैं। नागा पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो यह नागालैंड में है। जबकि अरावली श्रेणी कहाँ है? तो यह 3 स्टेट में है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, ये 3 श्रेणियों में फैली हुई है। लेकिन अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, यह राजस्थान में फैली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका माउंट आबू कहाँ है? तो यह भी राजस्थान में है। विंध्याचल श्रेणी कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है, ये आप याद रखेंगे। विंध्याचल श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है? यह भी मध्य प्रदेश में है। महादेव पहाड़ी कहाँ पे है? तो यह भी मध्य प्रदेश में है, जो कि धूपगढ़ की महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह धूपगढ़ चोटी है। कितनी ऊंची है? तो 1350 मीटर। तो महादेव पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका मैकाल पहाड़ी, यह जो है मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो अमरकंटक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। और मैकाल पहाड़ी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। राजमहल पहाड़ी कहाँ पे है? तो यह झारखंड में है। इसके बाद है आपका अजंता श्रेणी या सतमाला पहाड़ी। अजंता श्रेणी और सतमाला पहाड़ी ये कहाँ पे है? तो यह भी महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे है? महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? यह उड़ीसा में है। महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? तो महाबलेश्वर पहाड़ी है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं नीलगिरी पहाड़ी या अनामलाई पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो झारखंड में है। बुंदेलखंड का पठार यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं बघेलखंड का पठार कहाँ पे है? यह भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है तेलंगाना पठार, यह कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में है, नर्मदा नदी के उत्तर में। मैसूर का पठार कर्नाटक में है। इलायची की पहाड़ियाँ और दोदा बेट्टा पहाड़ियाँ, ये दोनों पहाड़ियाँ जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। नेक्स्ट है आपका मिसमी पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, डाफला पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं। जबकि लुसाई पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मिजोरम में। गाडविन आस्टिन चोटी या फिर इसे केटू भी कहते हैं, यह कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। फिलहाल अभी गाडविन आस्टिन पर जो है पीओके के अंतर्गत आ रहा है।
तो फिलहाल अभी भारत में गॉडविन ऑस्टिन की चोटी पर भारत का कब्जा नहीं है, पीओके के अंतर्गत होने के कारण इस पर अभी जो है किसका अधिकार है, पाकिस्तान का। नेक्स्ट है और लास्ट आपका है कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है, तो यह सिक्किम में है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे और पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कल फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।